is a time, half life period is a time to reduce the half concentration of the reactant. यानी रिएक्टेंट की हाफ कंसंट्रेशन होने में जितना भी टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड देयर हाफ लाइफ पीरियड. और इन अदर वर्ड also we say that time at which, यानी वो टाइम, the time at which reactant is reduced to half of its initial concentration. यानी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में कितना समय ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, दिस इज कॉल्ड देयर हाफ लाइफ पीरियड. उसी को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं. हाफ लाइफ पीरियड लाइक दैट, जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लास, एक बॉटल पानी लिया एक एग्जांपल के लिए. अब इस बॉटल को आधा होने में कितना समय लगेगा, कोई जरूरी नहीं होता कि आधा जो है आपका 1 आवर में हो, हाफ एन आवर में हो, 15 मिनट में हो. टाइम हमेशा वैरी करता है. तो जितनी भी बॉटल आपकी, मान लीजिए यहाँ तक बॉटल फिल थी, तो आधा होने में कितना समय लग रहा है, दिस इज कॉल्ड देयर हाफ लाइफ पीरियड. यानी हाफ लाइफ पीरियड इज अ टाइम एट विच द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. इनिशियल का आधा होने में. ये भी पॉसिबल था कि मान लीजिए आधी ही होती तो इसका आधा, जितनी भी होगी उसका आधा होने में लगा समय. अब चूंकि आपका डेरिवेशन फर्स्ट और जीरो के लिए ही है, तो आपने लिखा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अभी आपने प्रूफ किया था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a नॉट अपॉन a. ये आपका फॉर्मूला था. तो इफ हम यहाँ लिखते हैं इफ t इज इक्वल टू t हाफ, अगर कि टाइम, यानी टाइम जो आपका t वो t हाफ के बराबर हो जाए, यानी टाइम कितना ले रहे हैं हम, आधा कर दे, फुल टाइम की जगह हाफ टाइम, देन इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द इज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, बात करना जरा वापस करना, a इज इक्वल टू a नॉट बाई 2. तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल का आधा. इनिशियल के हाफ होने में जो टाइम लगता है, दिस इज, तो फाइनल क्या हो गया आपका, जैसे ये इनिशियल है तो इसका आधा a नॉट बाई 2. फॉर्मूला आपने यूज किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी किसकी, टी की जगह टी हाफ की लिखा, टी हाफ. और फाइनल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट बाई 2. ठीक. अब ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया. एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जब बोर्ड में आता है तो क्वेश्चन आपका इसे लिख के आता है कि व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड एंड हाउ टू प्रूव दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज नॉट डिपेंड अपॉन देयर इनिशियल कंसंट्रेशन. ये स्टेटमेंट पीछे से लिख के आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है. इनिशियल कुछ भी हो सकती थी, इनिशियल आपकी पूरी भरी हुई बॉटल भी हो सकती थी, आधी बॉटल भी हो सकती थी, आधी की आधी भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था. मतलब जितना भी इनिशियल होगा उसका आधा होता है. तो इनिशियल से ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया. क्या हो गया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log 10. ये क्या हो गया, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया तो ये 2 ऊपर आ गया. ठीक. log 10 2 की वैल्यू होती है, log 10 2 इज इक्वल टू होता है आपका 0.3010. log 10 2 इज इक्वल टू 0.3010. आपने वैल्यू पुट कर दी. टी हाफ आपको फाइंड करना था, टी हाफ ये हो गया, यानी टी हाफ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो के नीचे आ गया. टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इनटू log 10 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010 अपॉन के. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फाइनली आपकी वैल्यू क्या आ गई, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में यही याद रखना है. आप यहाँ पे इतना डेरिवेशन में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के. ठीक. अब यहाँ पे आप लास्ट में स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इज डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन रेट, यानी रिएक्शन की स्पीड पे. डिपेंड अपॉन रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है. नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता. इनिशियल हमारा कुछ भी हो सकता था. हम 50 किलोग्राम से 10 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 5 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 2 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 1 भी, मतलब हमारा इनिशियल वैरी कर सकता है. तो इसके मतलब है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना. तो टी हाफ इज डिपेंड अपॉन द रेट कांस्टेंट. तो आपका एक स्टेटमेंट और आ गया
ग्रेटर GREA ग्रेटर द, अगर ग्रेटर द रेट, अगर रेट ज्यादा होगा, यानी रेट मतलब अगर रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, ग्रेटर द रेट और स्पीड, स्मॉलर इज देयर टाइम। तो टाइम क्या होता है, कम होता है। रेट ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा, क्योंकि ये इसका इनवर्स है। और अगर टाइम ज्यादा होगा तो रेट कम होगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला भी आपने डेरिवेशन में कर लिया, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपके पास में हाफ लाइफ पीरियड भी डेराइव हो गया। तो फर्स्ट लाइफ पीरियड के लिए आपका फॉर्मूला, जैसे आपने वैल्यू पुट की, क्या हो गया, जैसे वैल्यू पुट करते हैं फाइनल फॉर्मूला आ गया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। देयरफॉर हाफ लाइफ पीरियड इज डिपेंड अपॉन द रेट कांस्टेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है, के, यानी रेट कांस्टेंट पे होता है, यानी स्पीड पे, नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल। क्यों, क्योंकि इनिशियल हमारी दोनों तरफ कट गई। सो ग्रेटर द रेट, अगर स्पीड ज्यादा होती है, स्मॉलर इज देयर टाइम। और रेट ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा, बिकॉज रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेट जो है वो टाइम का इनवर्स होता है, ठीक है। बस इसी में लगाया। Now, the next is the rate for zero order reaction. Rate for zero order reaction. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ टू डिटरमाइन द रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपके कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर यही दोनों है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही लिखना पड़ता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं in which the rate is not depend upon the initial concentration. Rate in which the rate is not depend upon, आप independent word भी लिख सकते थे, rate is not depend upon initial concentration. Rate is not depend upon initial concentration in zero order reaction. इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने आप लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि दीज आर स्पेसिफिक फॉर, ये स्पेसिफिक है, दीज आर स्पेसिफिक फॉर गैसियस रिएक्शन। अगर रिएक्शन गैसेस स्टेज में होगा तभी जीरो ऑर्डर लगता है, यानी उसकी जो स्पीड है रिएक्शन करने की वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैंने एक अगरबत्ती ले ली और उस अगरबत्ती को मैंने जलाया, तो क्या आपको उसकी फ्यूम से ये पता लगता है कि वो अगरबत्ती कितनी बड़ी है? नहीं पता लग रहा है ना, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट। और ऐसे हमने और भी एग्जांपल्स आपको बताए थे। मान लीजिए परफ्यूम है, तो परफ्यूम की स्मेल से क्या आप पता लगा रहे हैं कि उस बॉटल के अंदर कितना परफ्यूम भरा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेज में, और अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होता है तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। रेट इज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल, मतलब शुरुआत कितना है, क्या कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। अब हम लोग को जीरो ऑर्डर के लिए रेट का फॉर्मूला डेराइव करना है। दिस इज ऑल्सो भी बाय यूजिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ये भी आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से ही निकालते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से ही इसको भी फाइंड करेंगे। ठीक, क्या किया आपने, लेट अस कंसीडर, अब अपने फिर से कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लिया, ठीक है। पहले अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया था, लेकिन अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए प्रूफ करेंगे तो हमने एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर किया। ए इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट।
आप सोच रहे होंगे कि पहले भी तो अपन ने ए ही लिया था, लेकिन यहाँ पे आपने गैस लगाना जी। ए इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ए गैस है जो कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपने जी का इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन क्या है, गैस स्टेट में, यानी रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंस्टेंट ए, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए। लेकिन अब की बार ध्यान रखिएगा यहाँ हम ए की पावर 0 लगाएंगे, क्योंकि मैंने जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाए थे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर्स होते हैं, जितना पावर होती है उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका ऑर्डर हमें मालूम पड़ जाता है। अब चूंकि ये 0 ऑर्डर है और 0 ऑर्डर है, इसके मतलब है उसका रिएक्शन की जो रेट होगी, जो स्पीड होगी, वो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। रेट इज नॉट डिपेंड, आपने ये लिखा ना, रेट इज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपी में नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। अगर हमने ए के नीचे 0 लिखा हुआ, नॉट लगाया, तो इनिशियल है। ये वर्ड यूज करते हैं, ये टर्म यूज करते हैं हम इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन अगर हमने ए के ऊपर 0 लगाया है, दैट मीन्स इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब कंसंट्रेशन उसका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब आपने फिर पुराने की तरह पहले जैसे अभी इंटीग्रेशन किया था फर्स्ट ऑर्डर में, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, ए की पावर 0। ठीक, अब हमारे रिएक्टेंट का नाम क्या है, ए है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ठीक, और ए 0 है, चूंकि ए 0 है यानी ये नहीं के बराबर ही है ना, डिपेंड ही नहीं कर रही, तो 1 कर दिया, क्या हो गया, ऐसा आ गया, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, रोहन अंकल चॉइस है अपने फिल्टर में प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे फिल्टर का पानी ऊपर टकरा के नीचे वापस आ रहा, उसमें से एक फब्बारा सा निकल रहा था फिल्टर में से, जो ऊपर आ रहा था पूरा उसमें गीला हुआ, तो टक 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 अभी पापा जब दिमाग लगाया। चलिए, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी के, ये इज इक्वल टू की डी टी। अब देखिए यहाँ पर आपको लोअर लिमिट नहीं दी है, ये डी टी इधर आ गया। ठीक, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पर लो ए को हमने क्या किया, 1 कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए। ठीक, अब हमने क्या लिखा, टेक द इंटीग्रेशन ऑफ अबव इक्वेशन, ऑफ अबव इक्वेशन। हमने ऊपर वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन ले लिया। ठीक, जैसे हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, माइनस माइनस यहाँ पे टर्म लगाया डी ए इज इक्वल टू के, फिर साइन लगा दिया, और ये हो गया डी टी, के डी ए इज इक्वल टू के, फिर ये हो गया आपका डी टी। ठीक, अब देखिए यहाँ भी आपको लोअर लिमिट नहीं दी है और यहाँ भी आपकी लोअर लिमिट नहीं है। अगर लोअर लिमिट होती है तो ln लगाते हैं, लेकिन अगर लोअर लिमिट नहीं होती है तो हम ln नहीं लगाते, यानी नेचुरल लॉग में चेंज नहीं करते। क्या हो गया, अगर इसके मतलब ये हो गया माइनस ए, यही तो है जिसको चेंज कर रहे हैं, इज इक्वल टू के टी प्लस सी, क्योंकि टी की पहले भी तो आपने देखा था dt के नीचे लोअर लिमिट नहीं दी थी, तो हमने इसको सिंपल लिख रखा था। अब फिर वही c क्या होता है, c इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे अब हम फिर से, ये c की वैल्यू आ गई, फिर हमने लिखा इफ t इज इक्वल टू 0, अगर t 0 है तो क्या होगा, देन फाइनल बराबर किसके हो जाएगा, इनिशियल के, जैसे आपने पहले डेरिवेशन में किया था, सेम वही आ रहा है। बस यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेशन में आपका ये ए था, लेकिन अब के बाद चूंकि 0 ऑर्डर है इसलिए ये ए नॉट 1 के बराबर हो गया, यानी इट इज नॉट डिपेंड अपॉन रेट, रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और चूंकि लोअर लिमिट नहीं दिया है तो यहाँ पे हमने ln यानी नेचुरल लॉग में इसको चेंज भी नहीं किया।
वैल्यू पुट कर दी। जैसी वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या कर देंगे, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी की प्लस सी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and this is the equation number 2 and this is the equation number 3 now। and अब क्या आ गया हमारे पास, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू सी। ठीक है, इज इक्वल टू सी के इक्वल आ गया। फिर मैंने क्या किया, फिर से वापस इक्वेशन नंबर 3 में पुट द वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ, ये तो आपने वैल्यू पुट कर दी थी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 3। हमने थर्ड नंबर की इक्वेशन में फिर से सी की वैल्यू को पुट कर दिया। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 3। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ए नॉट, वैल्यू पुट की, क्या हो गया, माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। ठीक, फिर वही ए नॉट को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ठीक, और के इज इक्वल टू 1/t, 1/t, अब ln तो है ही नहीं, कॉमन करना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/t ए नॉट माइनस ए। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अब आपका ये फॉर्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रूफ हो गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अब आप देखिए, जो आपका रेट है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अलग था और जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला अलग आया। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपने लिखा था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए, जबकि यहाँ पर प्रूफ हुआ k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ए नॉट माइनस ए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी हम रिएक्शन की स्पीड निकालेंगे तो आपको इनिशियल पता होना चाहिए, आपको फाइनल मालूम होना चाहिए और बीच का टाइम आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें तीनों मालूम है तभी आप रिएक्शन की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपने प्रूफ किया। फर्स्ट ऑर्डर पे एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑर्डर पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, पहले बता दें, और फर्स्ट ऑर्डर का लेकिन हाफ लाइफ पीरियड का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लेकिन जीरो ऑर्डर का आपके पेपर में एग्जामिनेशन में डेरिवेशन भी आता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो हो गए जिसमें रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0। अब चूंकि पावर 0 है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, सम ऑफ पावर्स। अब जब पावर 0 है तो क्या हो गया, रेट की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 0। तो माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने, डी टी को इधर ले लिया और डी टी को इधर लेने के बाद फिर आपका क्या हुआ, हमने इसको इंटीग्रेशन में चेंज किया। टेक द इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट दी नहीं है, अपर लिमिट ही है, और जब अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट नहीं देती है, तो हम नेचुरल लॉग में चेंज नहीं करते। माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अभी चूंकि हमें रिएक्शन की स्पीड करने के लिए इनिशियल फाइनल चाहिए, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 0, तो देन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट इन इनिशियल, ए की जगह ए नॉट कर दिया, टी की जगह 0 कर दिया, फिर सी लिख दिया। इसके मतलब जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो इनिशियल के बराबर होता है। फिर पुट कर दी वैल्यू आपने सी की इक्वेशन नंबर 3 में, तो ए ये लिखा है आपका के टी और सी की जगह हो जाएगा माइनस ए नॉट। ठीक, अब इसके बाद हमने इनिशियल को पहले लिखना है, फाइनल बाद में आएगा। इनिशियल इधर आ जाएगा तो माइनस से प्लस में, यानी ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी और के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ए नॉट माइनस ए। और ये फॉर्मूला अब आपका प्रूफ हो गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन आई है, इससे आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट पता लगा दिया, रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि आपके कोर्स में जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड भी है, तो हम जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर अब हमें फाइंड करना है, जिसके लिए फिर से आपने दिया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन जीरो हाफ लाइफ पीरियड आपका फर्स्ट के लिए भी है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी है। आपने फर्स्ट के लिए प्रूफ किया था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और अब आप पुट करेंगे, डेराइव करेंगे किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन, पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन, वो रिएक्शंस होते हैं विच जीरो ऑर्डर reactions are those reactions in which are those in which rate is not depend upon initial concentration, जिसमें रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, these are called as a zero order reaction. These are specific for gaseous reaction. ये आपको हमेशा जीरो ऑर्डर की अगर बात आती है तो ये आपको हमेशा ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, दे आर कॉल्ड एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये रिएक्शन हमेशा गैसियस कंडीशन में ही होते हैं। फिर आपने लिखा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी अभी आप जो प्रूफ कर चुके हैं उसी से आएगा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? रेट का फॉर्मूला पढ़ा के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टी। आपको हाफ लाइफ निकालनी है, आपने लिखा फॉर हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी हाफ। फाइनल टाइम है वो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, फाइनल का आधा होता है इनिशियल, है ना, जितना भी फाइनल होगा उसका आधा होगा इनिशियल, यानी फाइनल का आधा, यानी तो हमारे पास टी इज इक्वल टू टी हाफ हुआ, तो फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, देन अरे क्यों मेरे ध्यान लिखने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देन ए इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल का आधा, ये फाइनल है, ठीक है, ये हमारी इनिशियल है, तो इनिशियल का आधा यही तो फाइनल होगा, यानी अपन क्या करेंगे, ए नॉट बाई टू, तो फाइनल क्या हो गया अपने पास, ए नॉट बाई टू, पुट कर दी, पुट द वैल्यू इन, put the value of t and a in above equation या इक्वेशन नंबर 1, जैसी वैल्यू पुट करी, इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, k इज इक्वल टू 1/t हाफ, फिर इनिशियल, फाइनल की जगह क्या लिखेंगे, फाइनल का मतलब क्या हो गया, इनिशियल का आधा, है ना, आप ऐसा वाला ब्रैकेट लगा दें, इनिशियल का आधा, इसको आपने सॉल्व किया, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t हाफ, आप k मत कीजिए क्योंकि अपन को फाइंड आउट क्या करना है, t हाफ फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके t हाफ को हमने इधर ले लिया, t हाफ इज इक्वल टू 1/k, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा तुम्हारे पास, 2a नॉट माइनस a अपॉन 2, यही तो हुआ, ठीक, 2a में से a को माइनस किया तो a ही बचेगा, क्या होगा, t हाफ इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2k, और फिर अब आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया फॉर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपके पास इक्वेशन आ गया, एक फॉर्मूला आ गया. दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड. आपने स्टेटमेंट दे दिया, हाफ लाइफ पीरियड वहां पे किस पे डिपेंड कर रहा था, रेट कांस्टेंट पे, लेकिन इनिशियल पे नहीं डिपेंड कर रहा था. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन. फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, जबकि जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो देयर आर, आज आपने 4 डेरिवेशंस कर लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपने फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपने फाइंड किया. फर्स्ट